रोजमर्रा में काम आने वाली, जो वहाँ से मदरसे से पास आउट हो, वो डॉक्टर भी बन पाए, वो इंजीनियर भी बन पाए, वो आईएएस भी बन पाए, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? सरकार अगर ऐसा काम करेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि अभी जो हाल ही में कहा गया है कि प्रदेश में 7 मदरसों को मॉडर्न मदरसों के रूप में बदला जाएगा और मुख्यमंत्री जी की भी इसमें सहमति मिल गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मॉडर्न मदरसे का प्रारूप, वो किसको मॉडर्न मदरसा कह रहे हैं, उसमें क्या क्या मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकीकरण का कौन कौन सा काम होगा, क्या जो जर्जर पड़ी हुई इमारतें हैं उनको ठीक किया जाएगा, जो टाट पट्टी में बैठने वाले बच्चे हैं उनके लिए उचित फर्नीचर का इंतज़ाम किया जाएगा, उसमें कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। एनसीईआरटी का अगर आप सिलेबस लागू करते हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि केवल 7 में करें, वो तो आपको पूरे राज्य के सभी मदरसों में करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है, अगर आधुनिकीकरण करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अगर मदरसों में इस प्रकार के काम होते हैं तो उसमें हमें क्या आपत्ति है। मदरसों में जो दीनी तालीम है उस तालीम को जारी रख करके अगर दुनियावी तालीम, यानी कि जो रोज़मर्रा में काम आने वाली, जो वहाँ से मदरसे से पास आउट हो, वो डॉक्टर भी बन पाए, वो इंजीनियर भी बन पाए, वो आईएएस भी बन पाए, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? सरकार अगर ऐसा काम करेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप केवल और केवल मदरसों में ड्रेस कोड का नाम लेकर के और आप पोलराइजेशन का काम करेंगे, ध्रुवीकरण करने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। लेकिन हम हर बात पर शक नहीं करना चाहते, हम हर बात पर सरकार की निंदा नहीं करना चाहते या सरकार को घेरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार अगर अच्छी नीयत से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए अगर जो उनकी मजहबी तालीम है उसके अलावा दुनियावी तालीम के लिए अगर काम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि जितने भी वहाँ पे तालिबे इल्म होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे, उनके भविष्य के लिए अगर सरकार अच्छा करेगी तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। हम तो उसमें सहयोग करेंगे अगर सरकार चाहेगी तो। अभी हाल ही में जो सचिवालय कूच हुआ प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर, उस पर आप भी मौजूद थे और उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है उनके समेत 500 और उसमें जो कार्यकर्ता हैं। क्या कुछ आपका कहना है उस पर? देखिए, राजनीति में हमें एक जमाना हो गया और राजनीति में जब लोकतंत्र के मर्यादा के अंदर रहते हुए जो विरोध है, जो अनुमन्य है, जो परमिसिबल है, अगर हम उस तरह का विरोध करते हैं तो सरकार को मुकदमे वगैरह नहीं कायम करने चाहिए। मुकदमे कायम करके या पुलिस लगा के या लाठी के बल पे या संगीनों के बल पर अगर विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम सरकार करेगी तो हम एक नहीं 1 लाख मुकदमे हमारे ऊपर कर दें। हम सच को बोलते रहेंगे। हम किन मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं, हमारे मुद्दे क्या थे? जो हमने कूच किया, उस कूच का सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा था वो था अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ है, जिससे पूरे राज्य की जो महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसका न केवल अपमान हुआ बल्कि एक चुनौती पूरे राज्य की महिला के सामने खड़ी हो गई, जो इस राज्य की विकास की धुरी है। इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट अगर विकास का कोई है तो वो महिला है। महिला के चारों तरफ सब कुछ घूमता है। पहाड़ की महिला जानवर, चौका, चूल्हा, घास, लकड़ी, पानी, घर, खेत, सब कुछ उसी पे तो निर्भर है। और उसके अस्तित्व को अगर आप चुनौती दोगे, उसके अस्मिता को अगर आप चुनौती दोगे, अगर वो घर से बाहर निकल कर के अपने परिवार को मदद करने के लिए आर्थिक रूप से अगर वो सेवा करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, सर्विस करना चाहती है, आप उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध करोगे। और सबसे खराब बात यह है कि जो इस अपराध के होने के बाद जिस प्रकार के कमेंट्स, जिस प्रकार का सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें इस सोच के लोगों ने करी कि एक लड़की, वो उसके माँ बाप 19 साल की लड़की की कमाई खा रहे हैं, उसका भाई, जवान भाई, उसकी अपनी बहन की कमाई खा रहा है। हम ऐसे कैंडल मार्च में, ऐसे प्रोटेस्ट मार्च में नहीं जाते। मतलब आप लड़कियों को कमतर करके तोड़ रहे हैं। लड़कियों को काम करने का अधिकार नहीं है, लड़कियां रात में नौकरी ना करें, वो सेफ नहीं है। ये बात अगर इस तरह की करेंगे तो हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय था वो अंकिता हत्याकांड के पीछे जो कारण है
और वो कारण था उसको अनैतिक कार्य करने के लिए दबाव डालना। उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए जो जिक्र कर रही है बार बार अपने मित्र से चैट में, बातचीत में, वो एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या थी, कौन वो वीआईपी था? और जिस प्रकार से एसआईटी लीपापोती करने में लगी है, जिस प्रकार से एसआईटी ने हलफनामा दिया हाई कोर्ट में, उससे तो लग रहा है कि अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र हो रहा है। तो हमारी तो सीधी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, पहली मांग थी। दूसरी थी ट्रिपल एससी भर्ती। यूके ट्रिपल एससी भर्ती में जो हाकम सिंह है, उसका पूरा इतिहास देखिए तो एक खलासी था, क्लास 4 एम्प्लॉय था, और उस क्लास 4 एम्प्लॉय से इतने अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो गया, इतने बड़े पैमाने पर भर्तियों में जो सामने आया है, उसकी आप जांच क्यों नहीं कराते कि उस हाकम सिंह को संरक्षण देने वाले लोग कौन थे? कैसे उस हाकम सिंह का इतना साहस, इतनी हिम्मत हो गई, किनके संरक्षण में वो सब कुछ कर रहा था? क्या हाकम सिंह ही उसमें एक मुख्य अपराधी है? उस हाकम सिंह का हाकिम कौन है? कौन वो व्हाइट कॉलर लोग हैं, कौन वो सफेद पोस्ट लोग हैं जिनके संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला इतने वर्षों तक चलता रहा? तो उसकी भी जांच जिस प्रकार से हो रही है, इधर से डाल रहे हैं, उधर से निकल जा रहे हैं, मतलब आप अरेस्ट कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट से जमानत करके आ जा रहे हैं, यानी कि केस आप बहुत कमजोर बना रहे हैं, आपकी नीयत उसमें भी साफ नहीं है। इसी प्रकार से राज्य में तमाम विषय हैं जिन विषयों पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। तो हमने इन तमाम विषयों पर कूच किया। अब कूच किया तो बैरिकेड लगा करके आप रोकोगे, तो हमारा कूच तो सचिवालय के गेट तक था, तो हमने अपना वचन पूरा निभाया। हमने कहा कूच है तो हम बैरिकेड तोड़ करके कूच में सचिवालय के गेट तक गए। सचिवालय के गेट से भी मैं अंदर जा सकता था, लेकिन वो जो वहाँ सिक्योरिटी के लोग थे, सचिवालय सुरक्षा के लोग थे, उनकी नौकरी का सवाल था, इसलिए हमने वहाँ पे धरना देकर के अपनी बात कही। अब इस पर अगर आप हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दोगे, प्रीतम सिंह जी के ऊपर मुकदमा कायम कर दोगे, 500 अन्य 500 क्या, वो तो आपको मालूम है दसियों हजार लोग थे, इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन आपने 500 लोगों के खिलाफ किया। आप 500 के नहीं, 5000 के जितने लोग हमारे थे उनके खिलाफ अगर आप मुकदमे से हमको डराना चाहते हैं तो सरकार की गलतफहमी है। हम मुकदमों से नहीं डरते। हमने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकदमे देखे हैं, बहुत सरकार का मुकाबला किया है, और ये सरकारें परमानेंट थोड़ी होती हैं, ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आज वो सरकार में है, कल वो विपक्ष में होंगे। कल हमारी अगर सरकार होगी और वो हमारी सरकार के खिलाफ अगर किसी जनहित के मुद्दे पर आंदोलन करेंगे और उसमें हम मुकदमे कायम करना शुरू कर दें, तब क्या होगा? तो इसके लिए हम सरकार की निंदा भी करते हैं, और सरकार मुकदमे वापस लेने की हम कभी मांग नहीं करते। हम तो कहते हैं 100 मुकदमे और कर दो। जनता के लिए सच बोलने पर अगर आप मुकदमे करोगे, अगर हमारा सच बोलना बगावत है तो बगावत सही, हम बगावत बार बार करेंगे। हाल ही में जो विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उस पर आपका क्या कहना है? कितने संतुष्ट हैं आप उस फैसले से? देखिए, सचिव जो विधानसभा में भर्तियों का मामला है, उसमें भी आप उन लोगों के ऊपर गाज गिरा रहे हैं जो बेचारे पैसा दे करके नौकरी पाए, ठीक है, लेकिन किन्होंने नौकरी दी, कौन लोग थे वो, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? वो कर्मचारी तो ठीक है, आपने गलत तरीके से, गलत प्रक्रिया से नियुक्तियां हुई, आपने उनको रद्द कर दिया, उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला, फिर आप डबल बेंच में गए, डबल बेंच ने आपके निर्णय को सही ठहराया। हम उस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि वो भर्तियां जिन्होंने करी उनका क्या होगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? वो तो आज भी कुर्सियों से चिपके हुए हैं, वो तो आज भी पदों में पदासीन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, तब माने कि कार्रवाई आपकी नीयत है कार्रवाई करने की। भाजपा का चिंतन शिविर चल रहा है, उनका ये कहना है कि बहुत प्रभावशाली साबित होगा हमारे प्रदेश के लिए, क्या कहना है आपका? नहीं, भाजपा का चिंतन शिविर नहीं, सरकार का चिंतन शिविर चल रहा है, और सरकार के चिंतन शिविर में जिस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं, ये तो पूरे राज्य की जो व्यवस्था है, सरकार है, शासन है, प्रशासन है, उसके कार्य प्रणाली पर ही उंगली उठ रही है। अगर मुख्य सचिव को ये बोलना पड़े कि अधिकारी मेरी फाइल तेरी फाइल करते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर को ये कहना पड़े कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, अधिकारियों को बात सुनना चाहिए, अगर राज्य के अंदर जो सारी बातें निकल के चिंतन शिविर से 2-4-5% बात निकल के बाहर आ रही है, मैं समझता हूँ कि इस राज्य में पॉलिसी पैरालिसिस है, सरकार में और शासन में आपस में सामंजस्य नहीं है, एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है,
राज्य के अंदर जो डेवलपमेंट की सोच किसकी होती है, सरकार जो जवाबदेही किसकी है, चीफ सेक्रेटरी से कोई थोड़ी पूछेगा। अगर राज्य में विकास नहीं होगा, अगर राज्य में तमाम जो इश्यूज हैं जनता के उनके समाधान नहीं होंगे, तो जवाबदेही चीफ सेक्रेटरी या किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी या किसी सेक्रेटरी या किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी की नहीं होगी। उसमें जवाबदेही मुख्यमंत्री की होगी, मिनिस्टर्स की होगी। तो राज्य में सरकार और शासन जिस प्रकार से आपस में उनका सामंजस्य नहीं है, जिस प्रकार से अनेक बार हमने एमएलएस को ये कहते सुना है सत्ताधारी दल के कि हमको आंदोलन करना है, अपनी सरकार के खिलाफ ही अगर आंदोलन की बात होगी, अगर कूच करने की बात होगी, अगर वहाँ पर मिनिस्टर्स भी संतुष्ट नहीं होंगे, वो कहेंगे हमारी अधिकारी बातचीत नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। और ये सब लीडरशिप का काम होता है। लीडर कौन है? ब्यूरोक्रेसी का लीडर है चीफ सेक्रेटरी, और पॉलिटिकल लीडरशिप का जो लीडर है वो है चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर साहब को ध्यान देना चाहिए कि राज्य में बेटर कोऑर्डिनेशन हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, जिससे कि जो जनता के सवाल हैं, जनता की जो मुद्दे हैं, वो सफ़र ना करें। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बात करी। कैमरामैन आशुतोष घागट के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।